अच्छा, आपको ये भी बता रहे थे कि ये जो सर्कल है अगर 3D में देखो तो एक सिलेंडर की तरह बिहेव करता है, और आपको हमने बताया था कि किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई आर स्क्वायर सिलेंडर के दो फेस में से किसी एक फेस का एरिया इनटू दोनों फेस के बीच का जो दूरी है उसको एच। सोचने का तरीका, अगर हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर हम माने जिसका ये ऊपर का फेस है और नीचे का फेस है, और ये हाइट हमारा एच है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये ऊपर के एरिया या नीचे कोई एरिया ले लो क्योंकि सर्कल है, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी फॉर्मूला निकल जाता है इसके वॉल्यूम का। कुछ ऐसा है सिचुएशन यहाँ पर है, ये हमारा सर्कल एक ऊपर जो यहाँ दिख रहा है एक्चुअली एक सर्कल, एक नीचे भी सर्कल है, अब बीच में मॉलिक्यूल्स दबे हुए हैं क्योंकि मोनोलेयर बना है ओलिक एसिड, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसके लिए आपको ये जो मोनोलेयर बन रहा है उसका थिकनेस चाहिए, ये जो सर्कल उसका 3D में नीचे की ओर एक थिकनेस, चलो मान लेते हैं वो T है, इसमें भी दो लेयर बने गए, ऊपर एक नीचे का लेयर दिख नहीं रहा, एकदम छुपा हुआ सा लेयर है, जैसे यहाँ पर दो लेयर यहाँ भी दो लेयर है, तो ऊपर वाले के यहाँ इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये ओलिक एसिड का एक्चुअली वॉल्यूम आएगा पूरा, ओलिक एसिड का क्या होगा? इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं 1/20 इंटू 20, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब का जो सॉल्यूशन है ओलिक एसिड का, इसको हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करते हैं, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करते हैं, तो हर एक ड्रॉप के साथ इसमें ओलिक एसिड भी आ रहा है, अल्कोहल भी आ रहा है, चूंकि 1/20 मतलब 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? ओलिक एसिड है। तो यहां पर जो इसके अंदर हमारा जो ये ड्रॉप आ रहा वो अल्कोहल भी लिए हुए हैं और ओलिक एसिड भी लिए हुए हैं, ओलिक एसिड का मात्रा बहुत कम है, जैसे इसके अंदर आया एरिया वो फैल गया, फैलने के साथ क्या हुआ? अल्कोहल उड़ गया, तो बचा सिर्फ ओलिक एसिड। तो अब जो भी इसके अंदर इस वॉल्यूम के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर जो भी बचा हुआ है वो सिर्फ ओलिक एसिड है, इसलिए ये वॉल्यूम है ओलिक एसिड का जो इसके अंदर गिरा है। क्या वॉल्यूम है? तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इस डायमीटर, अगर हमको डायमीटर पता चल जाए तो एरिया निकल जाएगा इसका। ये डायमीटर तो आराम से माप सकते हैं, ये डायमीटर तो आराम से माप सकते हैं ना ये स्केल से, तो कितना हो जाएगा? पाई, सिंपली एरिया रखो ना, एरिया ये एरिया इंटू थिकनेस टी, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, ठीक है। हमको यही टी चाहिए, ये जो सर्कल बन रहा है वो मोनोलेयर से बना हुआ है और एक नीचे भी एक सर्कल है, दो सर्कल है जैसे कि सिलेंडर का होता है, अब मोनोलेयर बना हुआ, यदि हम लोग ये टी पता कर ले तो टी ये जो छोटा सा मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर निकल जाएगा, और डायमीटर निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। यही तो हमको चाहिए, हमको मॉलिक्यूल का क्या चाहिए? डायमेंशन चाहिए, मॉलिक्यूल का हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, तो यदि टी निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो टी निकालने के लिए सबसे पहले हम ये सारा चीज समझ गए कि इसमें ओलिक एसिड डालते के साथ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और इसका वॉल्यूम ये होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो ओलिक एसिड यहाँ गिर रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा? और ये तो वॉल्यूम आया इसके अंदर जो ओलिक एसिड चला गया, ठीक है, और इसका चलो एरिया तो आप निकाल सकते हो लेकिन थिकनेस तो आपको नहीं पता है ना, थिकनेस पता होता तब तो आप निकाल लेते हैं। यानी आपको ये जितना ओलिक एसिड इसके अंदर गिरा उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो यहां 10 बूंद गिरा, मान लो 10 बूंद इसके अंदर ओलिक एसिड गिरा, अगर एक बूंद का हम वॉल्यूम पता हो तो 10 बूंद का वॉल्यूम पता चल जाएगा। अगर मान लो 10 बूंद ओलिक एसिड इसके अंदर गया है, एक बूंद का यदि हमको वॉल्यूम पता हो तो 10 बूंद का वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट होगा कि ये जो ओलिक एसिड इसके अंदर जा रहा है उसके एक बूंद का वॉल्यूम कितना होगा, उसके लिए क्या करना होगा?
उसके लिए आप यहां पर देखिए, इस डायग्राम में देखिए हम क्या करते हैं, इसमें ऑलिक एसिड को ले लेते हैं, ये देखिए एक ब्यूरेट इसको बोलते हैं, इसमें ऑलिक एसिड को लेते हैं, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं एक नीचे प्लेट में, ठीक है। मान लो 500 ड्रॉप गिरा, मान लो ये जो ऑलिक एसिड इसमें था, इसके अंदर कोई ऑलिक एसिड था, कितना था, 10 सेंटीमीटर, मान लो इतना हम ऑलिक एसिड लिए और 500 ड्रॉप में ये पूरा टब भर गया, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में 500 ड्रॉप, तो एक ड्रॉप का कितना वॉल्यूम होगा, 10/500। मेरे पास जो भी ऑलिक एसिड होगा ना, 1/20 का एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उस पूरे ऑलिक एसिड को इसमें डाल देंगे, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे, मान लो 500 ड्रॉप में पूरा भर गया है, तो जितना ऑलिक एसिड 500 ड्रॉप में भरा, उसको अगर 500 से डिवाइड कर दे तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकल जाएगा ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकालेंगे। जब एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकल गया, मान लो भी आ गया एक ड्रॉप का वॉल्यूम, ठीक है। मान लो इसके अंदर जो मेरा टारगेट वही रहेगा कि इसके अंदर जो ऑलिक एसिड जा रहा है उसके एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल दो, मान लो एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी आ गया और तुमने इसमें एन ड्रॉप डाला है, तो एन ड्रॉप का वॉल्यूम एन भी, लेकिन ये किसके बराबर होगा, इस भी के बराबर, 80 के बराबर होगा। बताओ यहां पर क्या दिक्कत हो रहा है, बताओ। ये दोनों को यदि हम कंपेयर कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। इन दोनों कंपेयर कर देने पर हमको पता रहे कितना ड्रॉप डाले हैं इसमें, कितना एक ड्रॉप का वॉल्यूम था, है ना। बाकी इसका एरिया हम देख के कैलकुलेट कर लेंगे और टी निकाल देंगे, टी निकल जाएगा, एक तरह से डायमीटर निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा मतलब हमारे मॉलिक्यूल का थिकनेस निकल जाएगा, काम खत्म। ठीक है, यही सारा कहानी है, बहुत हद तक समझ में आया होगा, है ना, आई थिंक सो। और बहुत ज्यादा इस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं, अगर समझ रहे हैं ठीक है, मेथड लगभग समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग सीधे चलते किस पर है, एरर की शुरुआत करते हैं। क्या एरर शुरू किया है ना? यस सर। अब सब लोग आ गया लगभग, दीपक, विवेक, सिमरन, चलो सब लोग लगभग, सामिया भी हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है एरर। एरर मतलब समझते हैं गलती, है ना। तो कोई चीज गलत है कैसे पता करते हैं हम लोग, आपको ट्रू पता होना चाहिए, ट्रू पता तब ना बोले गलत है। यस सर। संविधान में नियम बनाया गया कि सड़क के, क्या जी, सड़क पर चलने का नियम है ना कि अपनी बाईं ओर से चलना चाहिए, यस सर। लेकिन आप दाईं ओर से चल रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रू वैल्यू क्या है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट से साइड चलना। तो एरर तभी पता चलता है जब आपको ट्रू वैल्यू पता हो। जैसे मान लो आप ग्वाला के पास दूध लेने गए, एक डब्बे में आपको वो दूध दिया, ठीक है, वो बोला 1 लीटर का दूध है, 1 लीटर है। आप मार्केट गए, एक प्लास्टिक का दूध खरीद के लाए, है ना, ये भी बोला 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम लगभग मान सकते हैं, 1000 ग्राम। ये भी बोला कि हम 1000 ग्राम दिए, ठीक है। जब दोनों को हम एक तराजू पर रखें, दोनों को मान लो एक तराजू पर रखते हैं, इधर आपका डब्बा है
और इधर आपका प्लास्टिक जो आपका डब्बा जो खरीद मिला है। आप क्या पाते हैं कि आपका जो डब्बा है जो ग्वाला से लाया है वो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपका ये 1000 ग्राम नहीं है, कुछ कम दिया ये, यानी इसमें कुछ एरर है। किसमें? डब्बा में। आपका डब्बा का जो दूध है उसमें कुछ एरर है। कितना एरर है मापने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इसको ले जाइए एक तराजू में तौलिए, हो सकता है आपको पता चलेगा ये 900 ग्राम है। कितना ग्राम है? 900 ग्राम। ट्रू वैल्यू कितना होना चाहिए था? 1000 ग्राम। 1000। मेजर कितना आया? 900 ग्राम। 900। तो एरर कितना हो गया? 100 ग्राम। 9 ग्राम का। हाँ, बहुत बहुत सिंपल है। मेजर्ड वैल्यू आप कितना पाए और ट्रू वैल्यू कितना था, कितना होना चाहिए था, वही एरर हो जाता है। वही लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। बहुत सिंपल है। इसमें तरह तरह का टर्म है, रिलेटिव एरर, ठीक है। अरे इसमें एक पेज गायब है क्या? मान लो वो 900 ग्राम ही है, मान लो 1000 ग्राम का होना चाहिए था, ट्रू वैल्यू 1000 ग्राम का होना चाहिए था, और आपने जब मापा तो कितना आ गया? 900 ग्राम आया। 900 ग्राम। हाँ, सपोज को 900 ग्राम आया। कितना का एरर हुआ? 100 ग्राम का, ठीक है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपने कब पाया? जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब जब आप खुद मापे। खुद मापना, फिजिक्स में मापना मत एक्सपेरिमेंट करना हो गया, ठीक है। तो आपने जिस वैल्यू को मापा उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोल सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं। EXP शॉर्ट में हम इसको लिख देंगे। तो यदि आपका ट्रू वैल्यू बड़ा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू वैल्यू 1000 था, एक्सपेरिमेंटल की तरह 900, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एरर, मतलब आपके लिए फायदा है उसमें। सॉरी, एरर पॉजिटिव है, फायदा घटा की बात नहीं, घटा तो है ही। एरर आपका क्या है? पॉजिटिव एरर का ही निशानी, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा, एरर यहाँ पॉजिटिव आ रहा, इसलिए पॉजिटिव एरर बोलेंगे। अगर ट्रू वैल्यू कम है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, मान लो 1000 ट्रू होना चाहिए था लेकिन आपको 1100 ग्राम मिला है, तो 100 ग्राम आप फायदे में है, लेकिन एरर कहता है कि वो नेगेटिव एरर है। और यदि ट्रू वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इसको मेजर्ड वैल्यू बोलिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलिए, ऑब्जर्व वैल्यू भी कहते हैं, है ना। ऑब्जर्व वैल्यू भी इसको कहते हैं, जो हम देख पा रहे हैं वो भी कह सकते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू भी जो है, ये सब एक ही नाम है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर और जीरो एरर को समझते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरर पे हम आते हैं। एरर होता कितने तरह का? देखो, दो तरह का एरर मिलनी होता है। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। एक सिस्टमेटिक, रहनुमा नाज, किसका आवाज आ रहा है इतना? क्या लग रहा है ऐसे कोई बोल रहा है उधर से? चलिए ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर में आप देख सकते हैं कि एक दो तरह का एरर होता है एरर में, एक सिस्टमेटिक एरर होता है और एक रैंडम एरर होता है। सिस्टमेटिक एरर वैसा एरर होता है जो कि एक सिस्टम के तहत होता है ना, आप उसको पकड़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि एरर कहाँ है। लेकिन रैंडम एरर क्या होता है? वो न चाहते हुए भी होता है और वो उसको उसको पकड़ना मुश्किल है। कोई भी जब एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो एरर होने का चांस रहता है, आपको हम दिखाएंगे कैसे कैसे। तो पहले हम सिस्टमेटिक एरर समझते हैं जिसको कि हम लोग सही कर सकते हैं, और फिर रैंडम एरर को समझेंगे। रैंडम सिस्टमेटिक एरर को सही करने का क्या तरीका हम समझ सकते हैं, और रैंडम एरर को सही करने का क्या क्या तरीका आपको भी बताते हैं। सिस्टमेटिक एरर को हम लोग अपने सही कर सकते हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेकर, एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर तरीके से कर कर, प्रॉपर टाइम में कर कर, प्रॉपर टेम्परेचर पे करके। लेकिन रैंडम एरर को सुधारने का एक ही तरीका, और वो है मैथमेटिकली।
कुछ कुछ मैथमेटिकल ट्रिक हम लोग अपनाते हैं जिसके चलते हम लोग का रैंडम एरर सुधर सकता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले समझेंगे सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर देखिए सबसे पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। यदि आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत है तो आपको बार बार एरर मिलेगा, तो इसको सुधार सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट को सही कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो इस लाइन का लेंथ मापना है और आपके पास एक ऐसा स्केल है जो कि टूटा हुआ, आगे से टूटा हुआ, और ये शुरू ही हो रहा, मान लो ये 5 सेंटीमीटर से शुरू ही हो रहा, 5 से शुरू है, 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते मान लो यहाँ 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या इसको रीड करेगा? अगर आपको ये आपका इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ तो आपको क्या दिखा रहा है? ये तो 12 दिखा रहा है, क्या जी? आपको दिखा रहा है 12 सेंटीमीटर का लाइन है, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट यस सर। क्या है? 5 सेंटीमीटर से ही शुरुआत है, इसलिए गड़बड़ दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। हम लोग बचपन में ऐसा करते थे, मान लो बड़ा वाला स्केल खरीद के कोई लाया है तो उसका आधा मांग लेते थे तोड़ के, आधा तुम रखो आधा हम रखते हैं। तो ऐसे में एक इंस्ट्रूमेंटल एरर होने का चांस रहता है। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या लिखा है, इम्प्रॉपर डिवीजन ऑफ टेम्परेचर स्केल में रीड टेम्परेचर एज 104 डिग्री सेल्सियस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये कहना चाह रहा है जैसे कि मान लो पानी कितने डिग्री पर बॉईल करता है? 100 डिग्री सी पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे। अरे पानी 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करता है ना। यस सर। यस सर। और यदि आपका जो थर्मामीटर है गड़बड़ है, मान लो तुम जो ऐसा डिवीजन बनाया हो इसमें कुछ गड़बड़ है, तो क्या हो सकता है 104 डिग्री पर बॉईल करता हुआ दिखेगा, जबकि ये नॉन सा फैक्ट है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। तो यहां से पता चल रहा था ये सब का सब किसका गड़बड़ी के चलते हो रहा है? इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ी के चलते। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट एरर इसको बोलते हैं, इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर होता है आपके इनसिंसियरिटी के चलते। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में आप लोग को हम शायद पेंडुलम के बारे में बता रहे थे। पेंडुलम का एक दोलन का मतलब क्या होता है? पेंडुलम यहां से चलेगा, यहां आएगा और वापस यहां से चलेगा और यहां आएगा। इसको एक दोलन बोलते हैं पेंडुलम का। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, यहां से चला फिर वापस यहां आ गया, तो इसको एक दोलन बोलते हैं। तो मान लो किसी पेंडुलम के एक दोलन का समय निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक दोलन का निकाल के हम क्या करते हैं, 20 दोलन का एक बार, मान लो 20 दोलन का निकालना है कि 20 दोलन मतलब एक फिर दो तीन ऐसे 20 दोलन में से कितना समय लगता है। ठीक, हो सकता है कोई बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया, निकाला कि भाई इसमें 30 सेकेंड लगता है 20 दोलन में, यहां से यहां पूरा दोलन करने में 20 दोलन में, कंप्लीट 20 दोलन में 30 सेकेंड लगता है। उससे क्या मिस्टेक हो सकता है? उससे कई तरह का मिस्टेक हो सकता है। जैसे मान लो वो दोलन काउंट कर रहा है, पहला दोलन काउंट किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा दोलन काउंट करते समय मान लो उसको कोई काम पर गया, नजर दिमाग से उतर गया काउंट करना, क्योंकि बहुत तेज से दोलन करता है ये, तो क्या करेगा? हो सकता है 19 का ही काउंट क्या कर दे, 19 दोलन का ही काउंट कितना बताया, 30 सेकेंड। हो सकता है कि नहीं जी? अच्छा, चाहे मान लो स्टॉप वॉच जो है, इसको तो स्टॉप वॉच से ही मापते हैं। मान लो स्टॉप वॉच स्टार्ट करना है, जब ये स्टार्ट किया तो स्टार्ट करना है, जब ये एंड करे 20 दोलन तो आप इसको क्या कर देना, ऑफ कर देना। मान लो आप स्टार्ट ही लेट किए, मान लो जब ये यहां से यहां आ गया तब आप स्टार्ट किए, तो आधा दोलन का तो समय गायब हो गया। तो ये पर्सनल एरर होता है जो कि आपके केयरलेसनेस के चलते होता है। देखो, केयरलेसनेस के चलते होता है ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये पर्सनल, इसको इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंट करने का तरीका में गलती भी हो सकता है आपका। जैसे कहा जाता है कि थर्मोमीटर कहाँ लगा के फीवर मापा जाना चाहिए, मुंह में। बहुत लोग थर्मोमीटर क्या करते हैं, हम लोग मुंह में लगा के
सबसे बेस्ट रहता है अगर माउथ में मापा जाए, लेकिन कुछ लोग क्या करता है उसको आर्मपिट में लगाता है। आर्मपिट समझते हो ना, हम लोग का जो दोनों बाह, सॉरी, हम लोग का बाजू और चेस्ट के बीच का जो पोर्शन होता है, काख जिसको कहता है, आर्मपिट में भी थर्मोमीटर रख के माप सकते हैं, लेकिन आर्मपिट वाला सही रीडिंग नहीं देता, माउथ थोड़ा सही देता है। तो यदि कोई पुराने ढर्रे पर चल रहे कि आर्मपिट में ही लगा के मापेंगे, बहुत पहले ये हट चुका है, माउथ से नहीं मापेंगे। तो हो सकता है ये दिखाए कि फीवर नहीं है जबकि उसको फीवर हो। तो ये इम्परफेक्ट है, मतलब गलत एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंट करने का गलत तरीका, ये हो सकता है। एरर इन एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो, जैसे ओम्स लॉ शायद तुम लोग पढ़ा होगा। यदि ओम्स लॉ कोई पढ़ा होगा तो V और I के बीच का ग्राफ कैसा होता है बता सकते हैं क्या? कोई पढ़ा है ओम्स लॉ? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन होता है सर। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होता है ना कि आपको टेम्परेचर को फिक्स रखना होगा। मतलब एसी रूम में जाइए, टेम्परेचर को 20 डिग्री कर दिए, 25 डिग्री कर दिए, एक्सपेरिमेंट करिए। अब मान लो तुम जनरल टेम्परेचर में कर रहे हो, सुबह सुबह शुरू किए, टेम्परेचर था कम था, दोपहर हो गया टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो अब तुम्हारा ये ग्राफ स्ट्रेट ना के टेढ़ा आ जाएगा। तो तुम बोलोगे ये कैसा एरर है? तुम्हारे गलती नहीं है, किसका गलती है? एक्सटर्नल फैक्टर का। ये कौन सा फैक्टर देख रहे हो ना, क्या लिखा हुआ? एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आ सकता है? टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इन सब का असर दिख सकता है। नेक्स्ट है रैंडम एरर। जैसे आपको बताए थे कि दीज आर द एरर्स विच अकर्स ड्यू टू अननोन कॉजेस। आपको कॉज का पता नहीं होता किस कारण से, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज चांस एरर। These errors cannot be removed but be minimized mathematically. इनको रिमूव करना आसान नहीं है, लेकिन इसको मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो मैथमेटिकल हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला और ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आप लोग समझाए थे, याद है लिस्ट काउंट? यस सर, सबसे छोटा मेजरमेंट। सबसे छोटा मेजरमेंट जो हो सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग होता है। आपका जो सिंपल स्केल है उसका क्या होता है? देखो सेंटीमीटर स्केल का क्या होता है, लिखे हुए हैं, सेंटीमीटर स्केल लिखा हुआ है, ये है ना, सेंटीमीटर स्केल है, सीएम स्केल है, 0.1 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर 1 से शुरू हुआ, 2 पर खत्म हुआ, तो सबसे पहला क्या आएगा? 0.1 पर आता है ना एक। या सेंटीमीटर स्केल कहाँ शुरू होता है? 0 शुरू होता है ना जी, Yes, sir. 0 Zero से होता है. और फिर 1, तो शुरुआत कहाँ से होता है? 0.1। तो सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है? 0.1। आपको बता दें एक होता है वर्नियर कैलिपर, ये कैलिपर लिखा हुआ, वर्नियर कैलिपर भी एक तरह का स्केल ही है। अब देखो इसका लिस्ट काउंट कितना कम है, 0.01। फिर है नेक्स्ट देखो स्फेरोमीटर, SPER, ये सब फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट है, इसका लिस्ट काउंट और भी कम है, 0.001 सेंटीमीटर। तो जितना छोटा मेजरमेंट करना है ना, लेकिन आपको बता रहे ना इन सब की मदद से भी आप नहीं माप सकते हैं वो मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? 10⁻⁻8 होता है। आपको समझाया था, ये सबसे छोटा लिस्ट काउंट इसी का है, जो कितना है? 10⁻³ होगा एक तरह से। यदि कोई पूछता है सबसे छोटा लिस्ट काउंट किस इंस्ट्रूमेंट का होता है, तो आप स्फेरोमीटर बोल सकते हैं। इससे भी छोटा आपका गॉस का होता है, याद है? अरे आप लोग को लास्ट क्लास में हम दिखाए हुए थे, अगर आप लोग को याद हो तो देखिए यहाँ ये वाला जो है, इसका लिस्ट काउंट कितना? 10⁻⁻1। स्क्रू गॉज जो होता है 10⁻⁻5 होता है ना। तो स्फेरोमीटर से भी कम होता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट है फिजिक्स का, ये सब का सब फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट आता है। आ गया जी, हाँ गायब हो गया, ये वाला है क्या? हाँ,
तो अब हम लोग यहीं पर ये करेंगे, क्योंकि ये नोट्स हम ऐड कर नहीं पाए थे, या आप लोग उसी नोट में हम ऐड कर देते हैं।